हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासेस में। तो गाइस, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सन 2023 का PYQs करेंगे। अगर गाइस आप सारे ईयर के PYQs ही कर लेते हैं तो आप डीएलएड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज बाल विकास का सन 2023 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें हमें 25 नंबर लाने होते हैं। 25 पासिंग मार्क्स हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और बाकी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। तो उत्तर है प्रसार। प्रसार अपकिरण विचलन की माप है, न कि केंद्रीय प्रवृत्ति की। प्रश्न नंबर 2, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के से संबंधित कितने मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादित किया है? 5, 4, 6 या 3। तो 3 नियमों का प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने। उसमें कौन कौन सा है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये आपका थॉर्नडाइक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये तीनों नियम याद कर ले। और इस थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम भी होते हैं और उन्हें भी याद कर लें। प्रश्न नंबर 3, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270, 306। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है। नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती है जो बाद में आपस में जुड़कर कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। टॉलमैन, स्किनर, कोहलर या हल। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका आंसर है किशोरावस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। इसे जीवन का कठिन और तूफानी काल भी कहा जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्टैनले हॉल ने। हॉल की है ये परिभाषा। ये परिभाषा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लो। प्रश्न नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवहारिक या व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर है बौद्धिक विकास में। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्षमता सीधे बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति से जुड़ी होती है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ये भी आपको पता होना चाहिए था। और इन्होंने कितनी प्रवृत्तियाँ बताई हैं? 4, जो आगे क्वेश्चन में आने वाली हैं। आप हम उनको क्वेश्चन में बताएंगे। प्रश्न नंबर 7, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, एवरिल। तो इसका आंसर है डम्बिल। ये कथन किसका है? डम्बिल। तो आप केंद्रीकरण अवधान की परिभाषा याद करने के बजाय आप ये भी डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्थाओं में। तो इसका आंसर है किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था के अंत तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ध्यान, प्रेरणा, रुचि, स्मृति। तो क्या है? सही उत्तर है प्रेरणा। प्रेरणा मोटिवेशन सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग माना गया है। प्रश्न नंबर 10, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी। और बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं उद्दीपक भी है, रुचि भी है और आवश्यकताएं भी है। प्रश्न नंबर 11, आनुवांशिकता का वाहक होता है RNA, केंद्रक, जीन्स या शिरा। तो आनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ,
प्रक्षेपण, ये सभी। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण को व्यक्ति की अचेतन परतों को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय और अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। यह एक प्रसिद्ध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो सृजनात्मकता का प्रयोग सबसे ज़्यादा चिंतन होता है। इसका आंसर है चिंतन। चिंतन, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग मुख्य रूप से शामिल होती है। प्रश्न नंबर 15, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6, 3। जैसे हमने आपको ऊपर भी बताया था, पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक विकास की स्थिति बताई? 4। उसमें से है नंबर 1 इंद्रियजनित गामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व जनित गामक अवस्था, और नंबर 3 है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और 4 है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो हिंदी में इनके नाम डिफरेंट्स हैं, पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करें जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर है 4। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये 16 से 30 तक क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इनकी लिमिट 25 से 30 शब्द होती है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक बालकों की अंतर्निहित क्षमताओं, रुचियों, सीखने के स्तर और मानसिक विकास को समझ पाते हैं। इससे उन्हें सही शिक्षण विधि चुनने और कक्षा का वातावरण अनुकूलन बनाने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 17, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था में बच्चे हर चीज़ के पीछे क्यों और कैसे जानने को उत्सुक रहते हैं। नंबर 2 सामाजिकता का विकास। बच्चे मित्र बनाना और समूह में रहना और खेलना पसंद करते हैं। और बाल्यावस्था की विशेषताएं, इसे टोली की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे टोली में रहना पसंद करते हैं, इसे टोली की आयु भी बोला गया है। प्रश्न नंबर 18 बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। उत्तर नंबर 1 पाठ की पुनरावृत्ति रिवाइज। सीखे गए ज्ञान को समय समय पर दोहराने से विस्मृति कम होती है। रुचिपूर्ण शिक्षण। यदि बालक विषय को ध्यान और रुचि से सीखता है तो वह उसे लंबे समय तक याद रखता है। प्रश्न नंबर 19 रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। उत्तर है शिक्षा में रुचि का अत्यधिक महत्व है। यदि छात्र की किसी विषय में रुचि होगी तो उसका अवधान स्वतः ही केंद्रित हो जाएगा। इससे अधिक प्रभावी, आनंददायक और स्थायी बनाता है। अधिगम स्थानांतरण संप्राप्त्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 20 है गाइस। इसका आंसर है जब किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरी नवीन परिस्थिति में सीखने या कार्य करने में सहायता या बाधा पहुंचाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। यह बालक को कुप्रवृत्तियों से बचाती है, समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में समायोजित होना सिखाती है। प्रश्न नंबर 22 बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो ये बुद्धि की परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और ये दूसरी विधि गई है टर्मैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बुद्धि किसे कहते हैं तो भी आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए तो आप उसमें ये परिभाषा ऐड कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, या आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 शाश्वत की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। इस अवस्था में बालक की लंबाई, भार और मानसिक शक्तियों का विकास बहुत तेजी से होता है। नंबर 2 दूसरों पर निर्भरता। शिशु अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, सुरक्षा के लिए पूरी तरह माता पिता पर आश्रित रहता है, क्योंकि बच्चा चल फिर तो नहीं पाता शैशवावस्था में, तो वो पूरी तरह अपने
माता पिता पर ही आश्रित होता है। प्रश्न नंबर 24, समायोजन क्या है? समायोजन। उत्तर, समायोजन वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उन्हें प्रभावित करने वाली वातावरणीय परिस्थितियों के बीच एक संतुलित संबंध स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 26, अधिगम। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम मतलब सीखना। सीखने का सामान्य अधिगम यानी सीखना। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, कल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित नहीं होती है तब हम उसके बारे में अपने मन में पूर्व अनुभवों के आधार पर एक नया मानसिक चित्र या विचार बनाना ही कल्पना कहलाता है। संतुलन। प्रश्न नंबर 28, संतुलन को एक उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण, जैसे जब कोई बच्चा पहली बार उड़ती हुई चिड़िया को देखकर उसे पतंग समझता है, लेकिन बाद में जब वह देखता है कि चिड़िया के पंख हैं और वह चहकती है तो वह अपनी पुरानी धारणा को सुधार कर चिड़िया और पतंग के बीच मानसिक संतुलन स्थापित कर लेता है। इसे ही कहते हैं संतुलन। प्रश्न नंबर 29, अधिगमनांतरण क्या है? उत्तर, पूर्व में सीखे गए ज्ञान या कौशल का किसी नए कार्य को सीखने में उपयोग होना ही अधिगमनांतरण या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यह सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 30, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्तर है, शैशवावस्था में शिक्षा खेल और क्रिया पर आधारित होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं और उन्हें पुस्तकों में चित्र देखकर। इस दौरान बच्चों को सचित्र पुस्तक, खिलौनों और स्नेहपूर्वक व्यवहार के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। तो ये हमारे 30 तक क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 31 से 40 तक है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और इनकी अधिकतम शब्दों की सीमा 50 शब्द होती है। प्रश्न नंबर 31, शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, प्रत्येक बालक की बुद्धि, रुचि और क्षमता अलग होती है। शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नता का गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शिक्षण विधियाँ। शिक्षक को सभी बच्चों के लिए एक ही विधि अपनाने के बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम का लचीलापन, ये दूसरी हेडिंग है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मंद बुद्धि और प्रखर बुद्धि दोनों प्रकार के बालकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। तीसरी हेडिंग है, कक्षा का आकार। व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 32, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्तर, किशोरावस्था शारीरिक मानसिक उथल पुथल का काल है, इसलिए इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए। नंबर 1, संवेगात्मक और यौन शिक्षा। किशोरों को उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। दूसरी हेडिंग है, व्यावसायिक शिक्षा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी रुचि के अनुसार तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा। उनमें सही मूल्यों का विकास करने के लिए उचित वातावरण और सहपाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 33, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल का है। अवधान और अभिरुचि एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। जब हमारी किसी वस्तु में रुचि होती है तो हमारा ध्यान मतलब अवधान स्वतः ही उस पर केंद्रित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसमें हमारी रुचि पैदा हो जाती है। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है, इसलिए ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर गाइस आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना। प्रश्न नंबर 34, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्मृति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीखने वाले की इच्छा और प्रेरणा। यदि बालक स्वयं सीखने का इच्छुक है तो वह उसे लंबे समय तक याद रखेगा। 2, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य।
मस्तिष्क में स्मृति तीव्र होती है, जबकि थकान और बीमारी स्मृति को कमजोरी करते हैं। नंबर 3, पाठ्य सामग्री का स्वरूप। अर्थपूर्ण और सरल सामग्री जल्दी याद होती है, जबकि निरर्थक शब्द कठिनता से याद रहते हैं। 4, सीखने की विधि। सूझ, विधि या समझकर की गई पढ़ाई से स्मृति स्थायी बनती है। गाइस, अगर आप हेडिंग बनाकर आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो गाइस, आप हेडिंग याद कर सकते हैं और हेडिंग के बारे में समझ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा स्कोर होगा। प्रश्न नंबर 35, प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम बताइए। तो ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं व्यक्तिगत मापन की विधियाँ, जिसमें व्यक्ति के सामने कुछ अस्पर्श या अचेतन उद्दीपक जैसे स्याही के धब्बे या चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्ति उन पर जो प्रतिक्रिया देता है उससे उसके मन की दबी हुई इच्छाएं, ग्रंथियाँ और वास्तविक व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। इसकी 2 प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, तो इनके निर्माता कौन है? मरे और मॉर्गन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि TAT परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर है मरे और मॉर्गन ने। और ये रोशा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोशा द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 36, सीखने के वृक्ष से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अधिगम या सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सीखने की मात्रा, गति और उन्नति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो बनने वाली रेखा को सीखने का वक्र कहते हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। सरल रेखीय वक्र, जब सीखने की गति हमेशा समान रहती है। ऊर्ध्वाधर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद होती है। नतोदर वक्र, कनकेव कर्व, इसमें प्रारंभ में गति मंद और बाद में तीव्र होती है। मिश्रित या ऐसाकार वक्र, इसमें गति उतार चढ़ाव भरी होती है। प्रश्न नंबर 37, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के व्यवहारों का अध्ययन। नंबर 2, विकास के आयाम, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन। नंबर 3, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, बालक के बीच पाई जाने वाली विविधताओं का कारण और प्रभाव जानना। नंबर 4, वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और उसके परिवेश के प्रभावों का विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 38, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। चिंतन, यह एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के सामने आने पर शुरू होती है। चिंतन में व्यक्ति भूतकाल के अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में मन ही मन सोचता है। तर्क, रीजनिंग, तर्क चिंतन का ही एक उच्च और परिष्कृत रूप है। यह एक उद्देश्यपूर्ण और क्रमबद्ध चिंतन है, जिसमें व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कार्य कारण संबंध का पता लगाता है और प्रमाणों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 39, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का एक अनूठा सम्मिश्रण है, जो उसके व्यवहार और विचारों को दूसरों से अलग बनाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियाँ हैं। नंबर 1, आत्मनिष्ठ विधि, जैसे आत्मकथा, लेखन या साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि। वस्तुनिष्ठ विधि, जैसे निरीक्षण विधि, निर्धारण, मापनी, परिस्थिति परीक्षण। प्रक्षेपी विधि, जैसे TAT, CAT या स्याही धब्बा परीक्षण। प्रश्न नंबर 40, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बालकों को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण विधियाँ सुझाई हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं। नंबर 1, करके सीखना, बालक स्वयं कार्य करके सबसे तेजी से और स्थायी सीखता है। नंबर 2, निरीक्षण करके सीखना, वस्तुओं को ध्यान से देखकर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3, परीक्षण करके सीखना, प्रयोगों के माध्यम से स्वयं निष्कर्ष निकालना।
नंबर 4 सामूहिक विधियाँ जैसे वाद विवाद विधि, प्रोजेक्टर विधि और खेल विधि। तो गाइस ये हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकें।